हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन टॉप 30 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस में हिंदी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर के पीडीएफ डेली जाकर के रीड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपके एक नंबर पूछा है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपनी डेली प्रैक्टिस शीट को देख पाएंगे। तो चलिए, एक नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे बुजुर्गों की सभा भी कही जाती है। आपको यहाँ पर पूछा है, तो पता है कि ऐसा कौन सा सभा है जिसको कि बुजुर्गों की सभा भी कहा जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन बी विधानसभा। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कही जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति को जो मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में अगर हम बात करें तो इसमें 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जा रहा है K2 कहाँ स्थित है। बताइए K2 कहाँ स्थित है। K2 को हम लोग क्या कहते हैं, गाइडविन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि K2 कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में ये जो K2 आपका गाइडविन आइंस्टीन जो है, ये 2 नंबर पर आता है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत चोटी की अगर हम बात करें तो 2 नंबर पर जो आता है ये आपका गाइडविन आइंस्टीन आता है। ये कहने का मतलब आपका K2 आता है। अगर 1 नंबर पर बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट रहता है, जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ प्रश्न था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। बताइए भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना ये कहाँ पर किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया गया था पोर्टोनोवो में किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले तो ये आपका 1830 में इसका स्थापना किया गया था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये कारखाना फिर क्या हुआ था, 1830 में स्थापित होने के बाद ये आपका 1866 में ये फिर बंद हो गया था, फिर नई कारखाना को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रथम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा पोर्टोनोवो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता है। बताइए कौन सा सबसे प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये शब्दावली से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे फायरमैन के एग्जाम में, कि कौन सा शब्दावली किससे संबंधित। जैसे कि आपको यहाँ पर रोवर्स कप दिया रहेगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका रोवर फुटबॉल से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको छटना होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि रोवर्स कप दे देगा, डूरंड कप दे देगा, तो इन सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। इन सभी जितना भी यहाँ पर आपको ट्रॉफी दिया हुआ है, ये सभी क्या ट्रॉफी आपका संबंधित है फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो पूछा है सबसे प्राचीनतम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि डूरंड कप जो है ये सबसे आपका पुराना प्राचीनतम यानी फुटबॉल कप से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीफू दर्रा स्थित है। तो बताइए कि दीफू दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो दीफू दर्रा की अगर हम बात करते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पहले क्या था, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अगर हम बात करें तो 1887 में इसको फिर इसको जो है राज्य सरकार जनरल स्टेट में इसको मिला दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बताइए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है आपका, ये आपका महात्मा बुद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि बौद्ध धर्म जो है ये महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिबा पुंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा जाए एशिया के पुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया आपका, चाहे वो आपका बिहार पुलिस हो या फॉरेस्टर हो या आपका बिहार फायरमैन हो या इसके अलावा होमगार्ड, बिहार स्टेट के लेवल के जितना भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सारे को आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा मैंने करवा भी दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर पूछा जा रहा है, भारत में टेलीग्राफ तार के माध्यम से संदेश भेजना बंद किया गया था। तो बताइए ये कब किया गया था, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टडी का तार लगा हुआ है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके थ्रू क्या होता था कि संदेश को भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसको कब बंद कर दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको बंद किया अगर हम बात करें तो ये 15 जुलाई 2013 को इसको बंद किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें कि उगते सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो ये जापान को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्योंकि हुआ क्या था कि जापान में परमाणु बम जो गिराया गया था, ये नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था, ये आपका 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया, 6 अगस्त 1945 को ये परमाणु बम गिराया गया था, जिसके कारण से वहाँ पर काफ़ी सारे क्या होते कि क्षति हो गए थे, काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से उसे उगते हुए सूरज के नाम से जापान को जाना जाता है। और ये 16 अगस्त 1945 को ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है क्योंकि? तो यानी घड़ा में जो पानी रखा हुआ रहता है वो क्या होता है कि काफ़ी ठंडा महसूस होती है, वो पानी काफ़ी ठंडा रहता है, वो किस कारण से रहता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया पात्रों की सामग्री में न्यून विशिष्ट उष्मा, तो यहाँ पर उष्मा का कोई चर्चा ही नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है छिद्र से पानी निकलते हुए वाष्प होता रहता है, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। क्योंकि घड़ा में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण से पानी जैसे ही अंशतः गुजर करके बाहर आती है तो वो क्या होता है कि वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वाष्प क्या होता है कि ठंडक महसूस करवाता है, जिसके कारण से पानी क्या होता है कि ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, निम्न में से कौन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा भारतीय संविधान का कौन जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि प्रारूप समिति का जो इसका जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 19 अगस्त को। कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को इसका स्थापना किया गया था। ये आपको डेट याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, इसका तात्पर्य क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है। ये आपको सबसे पहले हम लोग ये आंसर जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये समझिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो आपका मतलब होता है, इसका मतलब होता है राज्य में किसी भी प्रकार का धर्म यानी विशेष धर्म को यहाँ पर जो संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, और ना तो धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के बीच यानी कि भेदभाव किया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम जो बोले अभी, ये क्या बोले कि इसके आधार पर क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपका क्या होता है कि राज्य में किसी भी तरह का धर्म यानी धर्म जो होता है इसका किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं किया जाएगा, और ना ही तो धर्म के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। यानी किसी भी धर्म यानी कि क्या होता है कि किसी भी भारत के जितने भी राज्य हैं आपका, किसी भी राज्य में क्या होता है किसी विशेष धर्म को यहाँ पर जो है स्वीकृत नहीं किया जाए भारतीय संविधान में, जिसके कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 12 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार को भारतीय संविधान में वर्तमान मौलिक अधिकार की स्वीकृति नहीं दी गई है? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया संपत्ति का अधिकार। तो ये जो भारतीय संविधान के ये जो है भारतीय संविधान में इसको स्वीकृत कर लिया गया है कि समानता का अधिकार जो ये क्या है एक प्रकार का जो है मौलिक अधिकार है व्यक्ति का। स्वतंत्रता का भी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी व्यक्ति का क्या है मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि संपत्ति के अधिकार, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सभी प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पूछा जाता है कि भारतीय यानी संपत्ति का अधिकार जो है ये कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया था? तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 13 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी ये कौन थी? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपकी जो है बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत की जो राष्ट्रपति होते हैं इसके लिए अधिकतम न्यूनतम अगर मिनिमम की बात करें तो ये आपका 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन अधिकतम की बात करें तो अधिकतम के लिए कोई भी उम्र सीमा इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संघ का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बात है कि भारत में संघ का
पालक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो जाएगा। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पद त्याग दिया था? तो बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो अविश्वास मत का सामना करने से पहले अपने पद को त्याग दिया था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको पूछा जाता है कि चौधरी यानी कि एक भी दिन बैठक में शामिल नहीं होने वाले ऐसा कौन प्रधानमंत्री थे? तो ये आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में क्या क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर ग्राम पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको दिया और पंचायत समिति। ऑप्शन बी में दिया हुआ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद। ऑप्शन सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। तो यहाँ पर आपका बताइए कि ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जो पंचायती राज जो संस्थाएं है ये क्या है? तो ये आपका त्रिस्तरीय है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से त्रिस्तरीय के अंतर्गत आता है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो होते हैं ये क्या है? तो ये आपका त्रिस्तरीय यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायत में जो आपका त्रिस्तरीय जो व्यवस्थाएं पाई जाती है ये आपका ग्राम पंचायत पाई जाती है, पंचायत समिति और जिला परिषद पाई जाती है। इन त्रिस्तरीय की जो व्यवस्था किया गया जब भारत में 73वें संविधान संशोधन हुआ था इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का ये जो गठन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, जिसके कारण पंचायती राज जो ये आपका क्या है त्रिस्तरीय है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकालीन की जो घोषणा है ये अभी तक कभी भी नहीं किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है आपका ये आपका कमल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन जो कालांतर में भारत का राष्ट्रीय गान है ये कब कहाँ पहली बार गाया गया था? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कहाँ पर पहली बार गाया गया था? तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हो 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया हो दिल्ली, ये भी गलत हो जाएगा। ये कोलकाता में आपका सर्वप्रथम ये गाया गया था। तो ऑप्शन सी और यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है कोलकाता में। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा लिखा गया है जनगण मन, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया है ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत गान है ये भी किसके द्वारा? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो स्वीकार किया गया था ये जनगण मन जो है ये भारतीय संविधान के द्वारा ये कब स्वीकार किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा इन गान को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें निम्न में से किस में विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण से होती है? यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया हो पुतली, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि आइरिस में क्या होता है कि एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण से व्यक्ति की आंखें लाल होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है। किसके कारण से? तो ये आपके आइरिस के कारण से, आइरिस के कारण से नहीं होती बल्कि आइरिस में एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण से ऐसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्विक परपाक कहा जाता है क्योंकि? बताइए कि परपाक क्यों कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडीज का अभाव होने के कारण से ये भी जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं इसको क्या कहा जाता है? कभी कभी सर्विक परपाक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज का आपका अभाव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो ए बी जो रक्त ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसी से भी रक्त को क्या करता है? एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये डोनेट नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं ये किसी भी को डोनेट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ये सिर्फ ओ वाला से ही करेगा। लेकिन ए बी की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन डोनेट ये किसी को नहीं कर सकता, सिर्फ ये ए बी वाला को ही कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बताइए कि मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि ये कौन सी होती है? तो ये आपका यकृत होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, चूंकि लेवल जो पूछने का होता है ये सारा क्या होता है, एक ही होता है। चाहे बिहार पुलिस का दीजिए, बिहार पुलिस में भले इस बार जो है इसका पूरा पैटर्न ही बदल दिया था। जिस प्रकार से पैटर्न दिया हुआ था, जिस प्रकार से पूछने का लेवल था, कुछ भी नहीं था, वो क्या है सीधा उसको जो है बदल के रख दिया गया था। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि बिहार फार्म में इस प्रकार से जो है इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भले क्वेश्चन आउट हो जाए ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसका जो सिलेबस है इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए पूछा जा रहा है आपको, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा। कितना तापमान सह सकती है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो ये कितना सेंटीग्रेड तापमान को सह सकती है, यानी बिना क्षति पहुंचाए बॉडी पर ये कितना यानी जो है इसका तापमान को सहन कर सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये 37 डिग्री तक कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 37 डिग्री के इसको अप्रोक्स माना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, एक चींटी निम्न में से किसी की उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है, यह आपको यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए सामान्य नेत्र, ऑप्शन बी सिर के ऊपर नेत्र, ऑप्शन सी यथा विकसित नेत्र, ऑप्शन डी में दिया हुआ संयुक्त नेत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका संयुक्त नेत्र हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त नेत्र में क्या होता है कि नेत्र में नेत्र सटे हुए होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से ये क्या होता है कि चारों दिशाओं में देख सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से प्रैक्टिस को देख पाए। और एक लाइक कमेंट शेयर आपको जरूर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर